हैं। नेक्स्ट स्टार्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो लूज करने में इलेक्ट्रॉन में जितनी भी एनर्जी लगती है वो आपकी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके स्टूडेंट, जिसको हम आई से ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म पता रहे। आयोनाइजेशन एनर्जी, amounts of the energy required to remove a valence shell electron on isolated, ध्यान रखिएगा, isolated neutral gaseous atom। ओके, यानी किसी भी, जैसे ये सिंपल सा है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है। ओके, और यहाँ पर क्या है, सेल है। ओके स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस है सबको मालूम है, और ये क्या है आपका सेल है। अब ये न्यूक्लियस और सेल्स के बीच में ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक स्टैटिक फोर्स है। ठीक है, एक स्ट्रांग फोर्स है। स्ट्रांग फोर्स की वजह से ये सेल इससे क्या है, बंधी हुई है, जो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, अगर पहली सेल की बात होगी तो पहली सेल न्यूक्लियस के बहुत पास रहती है। ठीक है, पहली सेल न्यूक्लियस के बहुत पास रहती है, इसलिए अगर हम इसको, अगर यहाँ पर एनर्जी जब एनर्जी देंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे, तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा। ओके, यानी जो ये यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक स्ट्रांग फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये स्ट्रांग फोर्स है आपका, स्ट्रांग फोर्स। ठीक है, स्ट्रांग फोर्स से जैसे जुड़ा हुआ है, जैसे हम इसको क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, रिमूव होगा। क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव होगा। और वो इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ऐसे वन इलेक्ट्रॉन तो आपको मिलेगा नहीं, तो वो कैसे, उसीलिए उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये कैसा होगा, आइसोलेटेड होगा, आइसोलेटेड एंड गैसियस स्टेट होगी। गैसियस स्टेट होगा तभी तो मिलेगा वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होगी, गैसियस स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल डिफिनेशन आपकी बन गई। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यहां पर आप लिख लीजिएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amounts of energy required to remove the, to remove, ठीक है, क्या हो रहा है, रिमूव, टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड आइसोलेटेड गैसियस, कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम, और लिख सकते हैं एटम्स ऑफ इनफाइनाइट, यानी इसको इतना दूर निकाल देगा कि ये इनफाइनाइट कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, ये तो मैं अपनी तरफ से और बुकों पढ़ के देख के बता दिया आपको। बाकी यहाँ पर यही है, इलेक्ट्रॉन एंड आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ इनफाइनाइट बिकॉज small size of the nucleus and electron are, if the 2 centimeter of the remove, so nucleus are the infinite condition। okay student, जैसे एक बहुत बड़ा आपका घर हो और उस बहुत बड़े घर में एक चींटी हो, उस चींटी को घर से केवल निकालना हो तो उसके लिए वो कंडीशन क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट कंडीशन कहलाएगी। वही सिचुएशन यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, यहाँ पर डिस्टेंस है, इसको एक एनर्जी देकर रिलीज रिमूव करना इनफाइनाइट के बराबर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर भी हो जाता है, अगर 2 सेंटीमीटर भी हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो किस कंडीशन में पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट कंडीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके लिए 2 सेंटीमीटर ही रिमूव करना इनफाइनाइट के बराबर है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि वो थोड़ी सी जगह दिखाई दे रही, थोड़ी जगह नहीं है। आपको बताया कि न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 10⁻⁻15, तो 10⁻15 मतलब बहुत दूर है, न्यूक्लियस बहुत स्मॉल है।
ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है एज अ एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के चक्कर में। तो ये आपका ये हो जाएगी isolation energy की definition, amount of energy required to remove the valence shell electron and isolated gaseous atom of infinite। ओके स्टूडेंट, बहुत सिंपल तरीके से है, अच्छे से देख लेंगे आप तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ ले आउट रिप्रेजेंटेड of the ionization energy। Okay, when one when one metal isolated, ये वन एम है, ये मेटल है, कोई भी हम मेटल ले लेते हैं गैसियस स्टेट में, जो है ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए और आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, आइसोलेटेड है। अब ये क्या कर रहा है, वन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है ना, और रिमूव करने के बाद इसके पे जो चार्ज आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये टेंडेंसी है मेटल की, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखा ना कि रिमूव करने के लिए हमको एनर्जी जो रिक्वायर्ड पड़ रही है, यानी हमको इसमें एनर्जी देनी पड़ रही है। बेटा ध्यान से देखिएगा, 9th में आपको पढ़ाया गया, एनर्जी देनी पड़ रही है। अब एनर्जी देनी पड़ रही है यानी एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, इंडोथर्मिक। यानी ये जो कंडीशन हो रही है इंडोथर्मिक हो रही है, इंडोथर्मिक। ओके, इंडोथर्मिक हो रहा है। अगर यहाँ पर एक्सोथर्मिक हो जाती तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो जाती। जिस जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो जाती है वहां पर क्या हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, वहां पर हो जाता है एक्सोथर्मिक। ओके, यानी एनर्जी ऑलरेडी, एनर्जी जैसे ही हमारी रिलीज होती है, अगर किसी भी रिएक्शन करने में एनर्जी मिल रही है, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO रिमूव हो रहा है, वहां पर एनर्जी हमको मिल रही है। ओके स्टूडेंट, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर एनर्जी हमको लगानी पड़ रही है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इट इज कॉल्ड द इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन हीट से डिनोट करते हैं, इसके यहाँ पर डेल एच हो जाता है, इसको रिएक्शन हीट बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ हीट। ठीक है, ये समझ गए होंगे, रिएक्शन ऑफ द हीट, रिमूव ऑफ द वन आइसोलेटेड गैसियस एटम और रिप्रेजेंटेड वन इलेक्ट्रॉन। अभी आप देखेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये जनरल लेआउट है। यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट आयोनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है वो आपको मालूम होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वन नंबर कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपसे पूछ लेता है कि बेटा व्हाट इज द यूनिट ऑफ द आइसोलेशन एनर्जी, तो आपको बता देना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा रहता है, इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट। अगर इसकी भी वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है तो वो भी अभी आप एक साथ इसी के साथ लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, कभी कभी पूछता है, रेयर केस में ही है, 1.6 into 10 to power minus 19। 1.6 into 10 to power minus 19। इसके बाद की यूनिट आपको लिखना है जूल, यहाँ पर ये हो जाती है जूल। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट है, और इस यूनिट की वैल्यू जो होती है 1.6 into 10 to power minus 19 जूल। ठीक है, अगर मोल में भी निकालते हैं तो 98 किलो जूल हो जाता है, तो वो मोल में हो जाता है। अगर मोल में पूछ देगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, पर एटम के लिए 96 किलो जूल पर मोल, यहाँ पर हो जाता है 96 किलो जूल पर मोल। आप दोनों को नोट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ओके, ओके स्टूडेंट्स, ये जनरल डिफिनीशन और
आयोनाइजेशन के बारे में आपने थोड़ा सा जाना। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं या जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, उसको हम ध्यान देंगे। इसको आप चाहे हेडिंग डाल दीजिएगा, सक्सेसिव ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कि इसका सक्सेसिव क्या रहा। सक्सेसिव ऑफ, आप लिख लीजिएगा, सक्सेसिव ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसका सक्सेसिव क्या रहा कि इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हमको पीरियोडिक टेबल चलना है, अलोंग द पीरियड चलना है, टॉप टू बॉटम चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। ठीक है, तो उसमें हमारा ये क्या सक्सेसिव रहा, इसको हमको देखना है। ठीक है, सक्सेसिव के लिए आप सिंपल सा सिंबल बना लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये वन गैसियस एटम का है, एटम। ओके, इससे एनर्जी, सॉरी, इससे वन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं बेटा, इसके पास चार्ज क्या रहा है, +1। ठीक है, अगर अब यही +1 से फिर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे रहे हैं, ये देखिए देखिए +1 आ गया। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या है, आपकी फर्स्ट है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट M+। अब ये भी गैसियस एटम सब गैसियस ही रहेगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन वन रिमूव कर देता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, चार्ज क्या हो जाएगा, +2। इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, आपकी सेकेंड हो जाती है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी सेम प्रोसेस से M+2 है, तो M+2 से गैसियस स्टेट से वन इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो यहाँ पर भी उसी तरह हो जाएगा M+3। ठीक है, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड बोलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है, ये आयोनाइजेशन सेकंड है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड है। ठीक है, तो अब आप अपने दिमाग से सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि 3 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तब हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेटर देन में होगा कि लेस देन में होगा। अब सिंपल सी बात है, एक एनर्जी देने में आपको क्या लगी, ज्यादा एनर्जी लगी, और दूसरी अब निकालना है तो आपको और एनर्जी लगानी पड़ेगी, अगर तीसरी निकालना है, अगर सेम एटम है, ये भी ध्यान रखिए। ओके, now ionization energy थर्ड, आप नोट कर लीजिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। इसको आप नोट कर लीजिएगा, तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, फिर टू, फिर फर्स्ट, because number of electron are increases, then 1 electron to 2 electron and 3 electron। सेम एटम अगर वही M से निकाल रहे हैं, तो अभी डिफरेंस एटम है तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, या सिंपल से अगर आप देखना चाहें तो हम अलोंग द पीरियड्स देख लेंगे, इसकी फैक्टर, इफेक्टिव और वेरिएशन भी इसका देख लेंगे। तो हम वेरिएशन ऑफ वेरिएशन मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, जैसे कि हम फैक्टर, इफेक्टिव, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं, तो इसका भी हमको वेरिएशन देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप डाल दीजिएगा, वेरिएशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो वेरिएशन एनर्जी में नंबर ए और आप नंबर बी ले लीजिए। पहले ए नंबर में आपको समझा दे रहा हूँ, पहले लेफ्ट टू राइट या अलोंग अ पीरियड इसको बोलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में क्या प्रोसेस होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, अभी आप ही लोग देख के बता दो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप लेफ्ट टू राइट है ना, तो लेफ्ट टू राइट में कोई भी आप ले लीजिए, हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे हाइड्रोजन का ले लीजिए चाहे जिसका ले लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन का लेंगे तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आप नेक्स्ट सेकंड वाला लीजिए, लिथियम वाला ले लीजिए, लिथियम, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सेकंड पीरियड, इसको हम सेकंड पीरियड बोल सकते हैं, पीरियोडिक टेबल।
लिथियम, देखिए आप अपने बताएंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। ओके, नियॉन तक ये पीरियड सेकंड के सारे आपके क्या है एलिमेंट। लेफ्ट टू राइट है, अभी डाउन नहीं, लेफ्ट टू राइट। अब आप खुद बताइए कि लेफ्ट टू राइट है, इसका जनरल रेट क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। अगर इसकी बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3, इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिपेंड्स करता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज आपको मैंने बताया था इसके पहले वाले में, न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। इफ द नंबर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, देन द आयोनाइजेशन एनर्जी also increase because the nuclear charge are increase। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा, और जब इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है क्या है, तो इसमें अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज के, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन क्या करना है? रिमूव करना है। तो रिमूव करना है तो प्रोटॉन नंबर बढ़ते चले जाएंगे, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नंबर भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स जैसे 2 1, तो लास्ट सेल में 1, फिर 2, फिर 3, बाद में एक्सेप्शन है इसमें एक दो, वो आपको मैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला वो अलग से बता दूंगा। जनरल ट्रेड में आप यही लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नंबर बी में टॉप टू बॉटम बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन अ ग्रुप। अब ग्रुप में डाउन में क्या होगा? ये तो एकदम सिंपल सा है, ऐसा सिस्टम ही चलता है कि अगर एक तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा तो दूसरी तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। फिर भी हम देख सकते हैं, मान लेते हैं हाइड्रोजन से ही ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन ग्रुप में लेना है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबेडियम, ठीक है, सीजियम। अब ये ले लेते हैं, पैसियम नहीं लेते बिकॉज जो है, अच्छा नीचे नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, हम जहां तक वहीं तक समझा दे रहे हैं। सीजियम तक लास्ट जा रहा है, सीजियम के बाद फ्रांसियम नहीं लेते, इट इज द सॉरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो उससे जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक ही आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये है, तो साइज इसकी क्या होगी? साइज इंक्रीज होती जा रही है। ये साइज हाइड्रोजन की हो गई, ये लिथियम की हो गई, ये सोडियम की हो गई और ये पोटेशियम की हो गई। तो आप जनरली जान रहे हैं कि हमारा साइज क्या हो? साइज इंक्रीज होता जा रहा है। डाउन द ग्रुप में साइज क्या होगा? साइज आपका इंक्रीज होगा। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। भाई साइज इंक्रीज होगा तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है? एटॉमिक साइज, बिकॉज द साइज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर क्या करते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द साइज। अब ये देखिए एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, इस फार्मूले को साइज के लिए इसकी फैक्टर इफेक्टिंग है ना? तो ये साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? आल्सो इंक्रीज होगा। दोनों में वेरिएशन भी ध्यान से देखिएगा। अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रहा तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। ये जनरल ट्रेड है आपका। ठीक है, ये जनरल ट्रेड आपको पूरा पता चल गया। वेरिएशन ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपल सा, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रही है? लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रही है और डाउन जाने पर डिक्रीज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको हम बता रहे हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग
क्या इसमें इफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन या जनरल ट्रेड जो है वो वर्क नहीं करता। तो फैक्टर इफेक्टिंग्स में आप लिख सकते हैं कि फैक्टर ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ फैक्टर्स है जो इस पर डिपेंड करती है। जैसे जिसमें नंबर 1 हमने आपको यही साफ साफ बता दिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, ये साइज पर डिपेंड करता है, इसको आपको ये फैक्टर इफेक्टिव हो गया। ठीक है, नंबर 1 ये हो जाएगा। नंबर 2 में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम बोलते हैं, जो आपको बता चुके हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, जो आपको हम बता चुके हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये इफेक्ट करते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में सिंपल चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, पीछे भी थोड़ा सा बता दिया हूं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, देखिए ये साइज ये हो गई, ये साइज ये हो गई, ये साइज ये हो गई। ठीक है, अब कैसे, इसमें साइज ज्यादा है, ज्यादा का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है। देखिए ध्यान से, ठीक है, ये क्या होगा, ध्यान से देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डायरेक्टिव, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सीधे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्या हुआ, ये आदत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पर सारी आयोनाइजेशन क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि सेल्स के जितने कम होंगे इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जी निकालने में बहुत ज्यादा लगेंगे। ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। नंबर 3 इसका जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसकी फैक्टर इफेक्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं। ये तो जनरली सब क्लियर है, आपको पता चल जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसमें कैसे हमको प्रूव करना है, स्टेबल कहां पर होंगे, नॉन स्टेबल कहां पर होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रूव्ड आउट, स्पेशली क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। ठीक है, सबसे इफेक्ट में। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल स्टेट कहां पर होती है, ये भी मैं पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं। स्टेबल स्टेट में तो होती हाफ फील्ड और फुल फील्ड ना। इलेक्ट्रॉन की स्टेबल स्टेट कहां पर होती है, हाफ फील्ड और एंड फुल फील्ड। अगर यहां पर स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, स्टेबल है जो, ये स्टेबल किस कंडीशन में होगा, या तो ये हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड में, या तो फुल फील्ड में। अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड, हाफ फील्ड अगर हम एस की बात करते हैं तो कोई बात ही नहीं, उसमें 1 है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस अगर हम पी की बात करते हैं तो पी ब्लॉक में हाफ फील्ड कहां पर आएगी बेटा, जब 3 रहेगी, है ना। बी में कहां पर आएगी, जब 5 रहेगी। एफ पी अगर आप ले लेते हो तो यहाँ पर आएगी 7। यानी यानी जब पी का ऑर्बिटल रहेगा, शो करेगा आपको पी में कितने होते हैं, ये ऑर्बिटल 1 1 1, यानी देखिए हाफ फील्ड हो गया। अगर डी की बात करते हैं, डी में 5 होते हैं, तो 5 बता दीजिएगा। 5 में जब 1 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, हाफ फील्ड हो जाएगी। अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ये स्टेबिलिटी बढ़ जाती है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी हाफ फील्ड या फुल फील्ड अगर सिचुएशन पर आती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड, अच्छा फुल फील्ड में भी आप जान जाएंगे ये क्या हो जाएगा, P6 हो जाएगा, ये D10 हो जाएगा, ये F14 हो जाएगा, ये फुल फील्ड कंडीशन हो जाएगी। फुल फील्ड और हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है बहुत टफ हो जाएगा, या उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर ये कंडीशन आता है तो ये एक्सपेक्टली क्या होते हैं, ये हाई होते हैं। यानी हाफ फील्ड और फुल फील्ड एक्सपेक्टली क्या होंगे, हाई होंगे, जो अभी आपका जर्नल ट्रेड आपने पढ़ा है। ठीक है, जैसे अभी मैं एग्जांपल्स में आपके उसमें बता दूंगा। जैसे बोरान हो गया, तो बोरान क्या हो गया, बोरान 5 होता है, तो 2 3 हो गया, है ना।
जैसे ये बोरान है तो बोरान का 5 हो गया, आप निकाल लिए 1s2 2s2 और 2p1, कोई बात नहीं। अगर नाइट्रोजन का भी आप निकाल लेते हैं तो 7 होता है, तो 1s2 2s2 और जैसे क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे आगे जाने पर क्या होना, ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस। हाफ फील्ड और फुल फील्ड जहां पर आएगा वहां पर आप एक्सेप्शनली क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है भाई, अभी तो हम एनर्जी बराबर देते चले, जब वहां पर हाफ फील्ड आ गया या फुल फील्ड तो हमको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट जो नंबर है फैक्टर इफेक्टिंग की, नंबर 4, फैक्टर इफेक्टिंग में नंबर 4 आप देखेंगे सब सेल इफेक्ट, इसको बोलते नंबर 4 में सब सेल इफेक्ट। तो सब सेल इफेक्ट आप अच्छे से देख लीजिएगा, आ जाएगा। सब सेल इफेक्ट में अब आप जान रहे हैं कि क्या है, एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ, बिकॉज एस क्या होगा, न्यूक्लियस से बहुत पास होगा, है ना। तो अब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी इसको निकालने में, फिर पी हो गया, फिर डी हो गया, फिर एफ होगा। ये सब सेल इफेक्ट है इसका, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ये भी आप बता दीजिए। ठीक है, जर्नल में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, आपने उसकी डेफिनेशन भी देख ली। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो हमको एनर्जी लगानी पड़ी, वो एनर्जी क्या कहलाती है, हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, कैसे, आइसोलेटेड गैसियस एटम से हमने निकाल के दिखा दिया। अलग अलग अगर वन वन सेम एटम में अगर निकलती चली जाती है तो आयोनाइजेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस कंडीशन में अगर सेम एटम है तो थर्ड वाली हाई मानी जाएगी। ठीक है, तो थर्ड वाली वहां पर हाई हो जाएगी। वेरिएशन में आप देखा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग आ रहा था, एंड डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा था, डिक्रीजिंग। फैक्टर इफेक्टिंग में 4 फैक्टर्स थे आपके, जो कि नंबर 1 साइज पर था, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज था, यानी जेड इफेक्ट। थर्ड नंबर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ये चारों में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जहां हाफ फील्ड और फुल फील्ड आ जाता है वहां ये एक्सेप्शनली क्या हो जाता है, एक्सेप्शनली हाई हो जाता है। ठीक है, सब सेल इफेक्ट में क्या होगा, सब सेल इफेक्ट में सब एस सबसे ज्यादा होगा, फिर बी, फिर डी, फिर ये इसका फैक्टर इफेक्ट है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत, स्पेसिफिकली हाई मैं आपको बता दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल्स में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट की ज्यादा होगी, तो बेटा देखिए अगर पीरियड फर्स्ट की बात करते हैं, हम पीटी फर्स्ट की बात करते हैं, तो पीटी फर्स्ट में कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, हीलियम होता है ना। अभी आपने देखा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या आएगा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। तो पहला पीरियड है तो यहां से यहां चले पहले में, तो यहां पर क्या हुआ, ज्यादा है। अब अभी आपने देखा कि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हीलियम जो होगा वो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट्स होगा। ये जो हीलियम होगा ये हायर होगा, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। जब लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रहा है और डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा है, तो यानी इधर से और इधर से जब आप एरो खींचेंगे तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वाला जो एलिमेंट्स हो जाएगा वो आपको कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। अगर हम पीटी थर्ड की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, तो ये वाले में थोड़ा सा आपको समझना होगा। आप लिख देंगे जैसे लिथियम, बेरिलियम, वही वाला बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। ठीक है बेटा, ये देखिए एकदम सिंपल सा है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा, एक एक्सेप्शन में आ जाएगा, वही चीजें सामने है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सर्व कर सकते हैं, इसको मालूम है ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। इसका निकालेंगे तो 1s2 और लास्ट में आएगा 2s1, इसका आएगा बेटा 2s2। ठीक है, इसमें आ जाएगा
2p1, ये हो जाएगा 2p2। अब ये देखिए नाइट्रोजन में हो जाएगा 2p3, यहाँ पर हो जाएगा 2p4, ये हो जाएगा 2p5 आउटर मोस्ट शेल, और ये तो हो जाएगा 2p6। ठीक है, ये आपका लास्ट स्टेज का क्या है। अब आप यहाँ पर देखिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बेरिलियम का अगर आप देखेंगे, बेरिलियम का देखिए इसका जो एस ड्रॉप है इसमें क्या है, फुल फील्ड है। ठीक है, इसमें फुल फील्ड है। नाइट्रोजन में अगर आप देख रहे हैं तो नाइट्रोजन की कंडीशन क्या है, हाफ फील्ड है। ओके, ठीक है, नाइट्रोजन की क्या है, हाफ फील्ड है, बाकी तो नॉर्मल गैस है, उसका कोई वही बात नहीं, बोला हाई है तो उधर का तो हाई ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको ये फैक्टर इफेक्टिव जब आप पढ़ेंगे, अभी तक आपने जनरल ट्रेड क्या देखा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है बेटा। तो जनरली ट्रेंड हो जाना चाहिए कि लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नियान। बट हमने देखा क्या कि जब ये फुल फील्ड है और हाफ फील्ड है तो वो एक स्टेप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे बेरिलियम का यहाँ है, एक स्टेप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन एक इंक्रीज हो जाएगा जो ऑक्सीजन के आगे आ जाएगा। ये बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है क्यों, तो आप बता देंगे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाफ फील्ड। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हाफ फील्ड। इसी तरह बेरिलियम से बोरान के लिए पूछा जा सकता है, तो ये क्या है आपका, फुल फील्ड। तो इसको भी आप बता देंगे कि बेरिलियम का फुल फील्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये एक्सेप्शनली क्या हो जाता, हाई हो जाता, इसलिए एक एलिमेंट्स के बाद इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाता है। तो अब हम कैसे लिख देंगे, इसकी जो रियलिटी है वो हम लिख देंगे, लिथियम के बाद क्या आ जाएगी बेटा, लिथियम के बाद हमारी क्या आ जाएगी, बोरान आ जाएगी, क्योंकि इससे आगे चला गया तो लिथियम के बाद बोरान आ जाएगा, बोरान के बाद ये बेरिलियम आ जाएगा, सेम टू सेम उसी तरह देखिएगा। उसके बाद ये कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। अब कार्बन के बाद आपका यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन नहीं आएगा। नाइट्रोजन के बाद यहाँ पर ये